हाय स्टूडेंट्स, हमने पिछले पार्ट में हेलो एल्केन चैप्टर से में रिलेटेड जितनी भी दो हमारे पास सिलेबस में मैकेनिज्म थी, एक यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और एक बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो दोनों रिएक्शन की मैकेनिज्म को हमने स्टडी किया। अब उसके बाद हम आगे क्या देखते हैं कि हमारे पास बोर्ड रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन SN1 एंड SN2, कि जो SN1 और SN2 रिएक्शन है उनके बीच में डिफरेंस कीजिए। तो हम डिफरेंस किन पॉइंट के बेस पर डिफरेंस कर सकते हैं और क्या क्या उनमें डिफरेंस कर सकते हैं, तो हम उनमें डिफरेंस देखें जो हम पढ़ चुके हैं। तो उन रिएक्शंस में रिलेटेड जो भी मैकेनिज्म हमने की है उसमें क्या क्या डिफरेंस है, तो इस डिफरेंस में हम देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम SN1 और SN2 मैकेनिज्म में डिफरेंस में पहला पॉइंट आता है और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स और सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स, जो हमने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी कि जब भी कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन होती है, कार्बन कंपाउंड के बीच रिएक्शन होती है, तो वो रिएक्शंस हमारे पास क्या होती हैं, स्लोली प्रोसीड करती हैं और इस तरह से स्लोली प्रोसीड करती हैं कि हम उनके रेट को मेजर कर सकें। तो जो स्लो स्टेप है, जिस स्टेप के रेट को हम मेजर कर सकते हैं, उस स्लो स्टेप में जितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हमारे पास पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बेस पर हम काइनेटिक्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर किसी रिएक्शन के स्लो स्टेप में एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल भाग ले रहा है तो उसकी काइनेटिक्स हम कहेंगे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, और अगर किसी रिएक्शन के स्लो स्टेप में दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो हम कहेंगे उसकी सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। तो ये तो हमारा पहला डिफरेंस हो गया जो हम स्लो स्टेप में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के नंबर के बेस पर फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद आता है टू स्टेप रिएक्शन और वन स्टेप रिएक्शन। तो हमने वहां पर देखा कि जो हमारे पास यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी उसमें स्लो स्टेप में केवल एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल भाग ले रहा था, और एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में क्या था कि जो टर्सरी हैलाइड था या सेकेंडरी हैलाइड होता है, तो टर्सरी हैलाइड या सेकेंडरी हैलाइड के केस में कार्बन और हैलोजन के बीच में जो बॉन्ड है, पोलर बॉन्ड है, उस बॉन्ड में प्रेजेंट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन एटम या हैलोजन एटम उस इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेता है और हैलाइड आयन के रूप में लीव कर जाता है, और कार्बन एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है जिससे कार्बोकैटायन बन जाता है। तो ये जो कार्बोकैटायन है, सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन हमारा टर्सरी कार्बोकैटायन होता है, उससे कम स्टेबिलिटी सेकेंडरी कार्बोकैटायन की होती है, उससे कम स्टेबिलिटी प्राइमरी कार्बोकैटायन की होती है, और सबसे कम स्टेबल हमारा मिथाइल कार्बोकैटायन होता है। तो हमारे पास स्लो स्टेप क्या कहेंगे हम, यूनिमोलिकुलर जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी उसमें टर्सरी हैलाइड या सेकेंडरी हैलाइड पार्टिसिपेट करता है, और जब हैलाइड कार्बन और हैलोजन के बीच में बॉन्ड ब्रेक होता है तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आकर या तो टर्सरी कार्बोकैटायन बनता है या सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनता है। तो हमारे पास SN1 रिएक्शन में या तो टर्सरी कार्बोकैटायन बनेगा या सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनेगा, और टर्सरी कार्बोकैटायन और सेकेंडरी कार्बोकैटायन आर मोर स्टेबल। सो उस केस में वो इजीली हैलाइड आयन को लीव आउट होने देते हैं और वो कार्बोकैटायन स्टेबल रहते हैं। क्यों रहते हैं वो स्टेबल? क्योंकि उन पॉजिटिव चार्ज कार्बन एटम से एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। एल्काइल ग्रुप क्या होता है कि एल्काइल ग्रुप अपना शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है, पॉजिटिव चार्ज कार्बन की तरफ को लीव कर देता है, डोनेट कर देता है। इस इफेक्ट को क्या कहते हैं हम, प्लस आई इफेक्ट। तो प्लस आई इफेक्ट के कारण जो एल्काइल ग्रुप है वो अपने शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव चार्ज कार्बन की तरफ को डिस्प्लेस कर देता है, जिससे पॉजिटिव चार्ज कार्बन एटम पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो एल्काइल ग्रुप के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो केवल पॉजिटिव चार्ज कार्बन एटम पर नहीं रहता, उससे जुड़े हुए एल्काइल ग्रुप पर वो पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन के कारण वो पॉजिटिव चार्ज कार्बन अनस्टेबल नहीं हो पाता है, कार्बोकैटायन अनस्टेबल नहीं हो पाता, बल्कि वो स्टेबल हो जाता है। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप पॉजिटिव चार्ज कार्बन से जुड़े हुए रहेंगे उतना ही ज्यादा पॉजिटिव चार्ज का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा और कार्बोकैटायन स्टेबल होगा। तो टर्सरी कार्बोकैटायन के केस में पॉजिटिव चार्ज कार्बन से तीन एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, और तीनों एल्काइल ग्रुप अपने अपने शेयर्ड पेयर को मूव कर देते हैं पॉजिटिव चार्ज कार्बन के साइड,
जिससे पॉजिटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा हो जाता है और पॉजिटिव चार्ज कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। उससे कम डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिव चार्ज का होता है सेकेंडरी में, तो पॉजिटिव सेकेंडरी कार्बोकैटायन टर्शरी कार्बोकैटायन से लेस स्टेबल होता है। तो इस तरह से जो हमारे पास देखें मिथाइल कार्बोकैटायन में कार्बन एटम से कोई भी एल्काइल ग्रुप ज्वाइन नहीं है, और जब कोई एल्काइल ग्रुप ज्वाइन नहीं है तो प्लस आई इफेक्ट नहीं होगा, और प्लस आई इफेक्ट वहां पर नहीं होगा तो शेयरिंग, वो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा तो वो अनस्टेबल फॉर्म में रहेगा, और जब वो अनस्टेबल फॉर्म में रहता है तो इसलिए वो लेस स्टेबल है। इसलिए उसके केस में क्या नहीं होगा हमारे पास, उसके केस में हैलाइड आयन लीव आउट नहीं करेगा। एल्काइल ग्रुप मिथाइल ग्रुप हैलाइड को लीव नहीं करने देगा, क्योंकि लीव आउट करते ही मिथाइल कार्बोकैटायन लेस स्टेबल अनस्टेबल हो जाएगा, और अनस्टेबल होने से बचने के लिए वो हैलाइड आयन को लीव आउट नहीं करने देता। तो हमारे पास SN1 रिएक्शन में हैलाइड आयन लीव कर जाता है और लीव आउट करके क्या बनाता है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन कर लेता है, और कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन एक स्टेप हो जाता है। एक स्टेप हो गया और फिर अगले स्टेप में उस कार्बोकैटायन पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, तो सेकंड स्टेप हो गया। तो इस तरह से SN1 रिएक्शन में 2 स्टेप में रिएक्शन होती है। पहले स्टेप में हैलाइड आयन लीव कर जाता है और लीव करके कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करता है, और दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफाइल उस कार्बोकैटायन पर अटैक करता है, और अटैक करके क्या करता है, अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। तो इस तरह से 2 स्टेप में रिएक्शन प्रोसीड करती है। जबकि SN2 रिएक्शन के अंदर अगर हम देखते हैं तो SN2 रिएक्शन में मिथाइल हैलाइड है, वो हैलाइड आयन को लीव आउट नहीं करने देता है, और लीव आउट नहीं करने देगा तो न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से आकर के उसके साथ लोन पेयर डोनेट करता है और अनस्टेबल ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन करता है। तो SN2 में अनस्टेबल ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं होता है, और फिर वो ट्रांजिशन स्टेट अनस्टेबल होने के कारण उसमें से जो वीकर न्यूक्लियोफाइल है वो लीव कर जाता है और स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल जॉइन रह जाता है, और हमारी किसका फॉर्मेशन, अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से ये सिंगल स्टेप में होती है, ट्रांजिशन स्टेट फॉर्मेशन के थ्रू सिंगल स्टेप में 1 स्टेप में प्रोसीड करती है। और अभी हमने देखा SN1 में क्या होता है, टर्शरी कार्बोकैटायन या सेकेंडरी कार्बोकैटायन इजीली हैलाइड आयन को लीव आउट कर देते हैं और कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करते हैं। SN2 के केस में मिथाइल हैलाइड है, वो हैलाइड आयन को लीव आउट नहीं करता है, विदाउट लीव किए बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है और ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन कर लेता है। इसके बाद हमने देखा SN1 में कार्बोकैटायन पर न्यूक्लियोफाइल बोथ साइड से अटैक करता है, लेफ्ट साइड से राइट साइड से बोथ साइड से अटैक करके 2 टाइप के मॉलिक्यूल बनाता है। उसमें 50% मॉलिक्यूल डेक्स्ट्रो रोटेटरी होते हैं, 50% मॉलिक्यूल लीवो रोटेटरी होते हैं, और 50% डेक्स्ट्रो और 50% लीवो मॉलिक्यूल को अगर मिक्स कर दें तो रेसेमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है, और इस फिनोमिना को कहते हैं रेसेमाइजेशन। तो SN1 रिएक्शन में रेसेमाइजेशन होता है और कुछ अमाउंट में इन्वर्जन भी हो जाता है। जबकि SN2 में कोई भी रेसेमाइजेशन नाम की फिनोमिना नहीं होती है, इसमें कार्बोकैटायन फॉर्मेशन नहीं होता। इसमें हमने बताया कि जो न्यूक्लियोफाइल था वो बैक साइड पर ज्वाइन हो गया, क्योंकि फ्रंट साइड पर हैलाइड था, और जब बैक साइड पर न्यूक्लियोफाइल ज्वाइन हो जाता उसके बाद फ्रंट साइड से लीव आउट, हैलाइड आयन लीव आउट कर जाता है और फ्रंट साइड वैकेंट हो जाती है। जब फ्रंट साइड वैकेंट हो जाती है तो उसके बाद उसमें इन्वर्जन होता है। अम्ब्रेला के हवा में, तेज हवा में होने के कारण अम्ब्रेला उल्टा हो जाता है, इन्वर्जन होता है, जिससे बैक ग्रुप फ्रंट में और फ्रंट ग्रुप बैक में आ जाता है, और क्या होता है इसमें हमारा कंप्लीट इन्वर्जन होता है। हमने आपको बताया SN1 में चूंकि कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल टर्शरी का होता है, उससे कम सेकेंडरी, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव टर्शरी हैलाइड, उससे कम सेकेंडरी हैलाइड, उससे कम प्राइमरी, सबसे कम मिथाइल। और इसका उल्टा होता है हमारा SN2 में। मिथाइल हमारे पास चूंकि वो लेस स्टेरिकली हिंडर्ड है, उस पर बैक साइड से आसानी से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है, ट्रांजिशन स्टेट इजीली फॉर्म कर सकता है, इसलिए सबसे तेजी से रिएक्शन देता है मिथाइल, उससे कम प्राइमरी, उससे कम सेकेंडरी और सबसे कम टर्शरी। एक चीज और, चूंकि ये इसमें हमारे पास कार्बोकैटायन इजीली फॉर्म हो रहा है, तो कार्बोकैटायन इजीली फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसमें वीकर न्यूक्लियोफाइल ये रिएक्शन इजीली दे सकते हैं।
वाटर और अल्कोहल जैसे वीकर न्यूक्लियोफाइल इस रिएक्शन को प्रोसीड कर सकते हैं। और इसमें हमारे पास पहले से ही न्यूक्लियोफाइल जो है वो लीव आउट नहीं किया है, तो इस पहले से प्रेजेंट न्यूक्लियोफाइल के रहते हुए दूसरे न्यूक्लियोफाइल को अपना लोन पेयर डोनेट करके ट्रांजिशन स्टेट बनानी है, इसलिए स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल की जरूरत होती है। तो इस केस में स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल जैसे एल्कोक्साइड आयन ही अपना लोन पेयर डोनेट करते हैं और ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट थिंग कि इसमें हमारे पास जो वीकर न्यूक्लियोफाइल हैं वो न्यूक्लियोफाइल कब प्रोड्यूस होते हैं, हम जब प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं। प्रोटिक सॉल्वेंट को सॉल्वेंट वो जो रिएजेंट को अपने अंदर डिजोल्व कर रहा है, और प्रोटिक मींस ऐसे सॉल्वेंट जो एच आयन प्रोड्यूस कर रहे हो, प्रोटॉन प्रोड्यूस कर रहे हो। जो सॉल्वेंट प्रोटॉन प्रोड्यूस करते हैं, एच आयन प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें प्रोटिक सॉल्वेंट कहते हैं। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में SN1 रिएक्शन प्रोसीड करती है। वाटर, अल्कोहल, एसिड ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है और इनकी प्रेजेंस में हमारे पास SN1 रिएक्शन प्रोसीड करती है, जबकि SN2 रिएक्शन में हमें प्रोटिक सॉल्वेंट की जरूरत नहीं होती। ये रिएक्शन हमारी पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में होती है, मीन ऐसे सॉल्वेंट की प्रेजेंस में प्रोसीड होती है जिनमें कोई प्रोटॉन प्रोड्यूस नहीं होता। तो जो सॉल्वेंट प्रोटॉन प्रोड्यूस नहीं करते, एच आयन प्रोड्यूस नहीं करते, वो एप्रोटिक सॉल्वेंट कहलाते हैं। तो इस तरह से SN1 रिएक्शन तो हमारी प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में प्रोसीड करती है, और SN2 रिएक्शन हमारी पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में प्रोसीड करती है। तो स्टूडेंट मैं समझकर चलता हूं कि आप लोगों को ये डिफरेंस क्लियर हुआ होगा, आपको हेल्प हुई होगी, और ये वीडियो आपको बोर्ड की प्रिपरेशन में हेल्पफुल रहेगा। तो इसके लिए अगर आपको ये हेल्प है और आप आगे भी मेरी वीडियो को कंटिन्यू करना चाहते हो तो प्लीज अभी की अभी मुझको सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को अभी प्रेस कीजिए, जिससे मेरी टाइम टू टाइम आने वाली वीडियो को आप समय समय पर कंटिन्यू देख पाओ और कंटिन्यू आप अपनी बोर्ड की प्रिपरेशन को बेस्ट वन कर पाओ। ओके, तो थैंक यू।